आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया है। सीएम योगी ने हुंकार भरते हुए कहा कि अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है। हमारी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। सीएम ने कहा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ बना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बता दें कि यूपी जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। इस फॉर्मूले के तहत 2014 से लगातार शीर्ष पर चल रही बीजेपी ने एक बार फिर यूपी के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान की सबसे कड़ी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 80 सीटों वाले यूपी से योगी एक को लेकर खास तरह की रणनीति तैयार की गई है। अयोध्या से राममय माहौल तो हमेशा बना रहता है और 2024 में बड़ी राम यहां से लहर उठेगी, लेकिन सीएम योगी राम नहीं बल्कि भरत की भूमिका में रहकर अपना संकल्प पूरा करेंगे। सीएम ने मणिराम दास जी की छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर सकुशल छेमली। साथ ही सीएम ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। तो बता दें कि 2024 मिशन को लेकर लगातार भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने श्री राम जन्मभूमि स्थल का निरीक्षण भी किया। इसके साथ उन्होंने 2024 मिशन को लेकर तमाम तैयारियों के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर से रामपथ की तैयारी की जा रही है। 2024 मिशन को लेकर लगातार बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने श्री राम जन्मभूमि का निरीक्षण किया, तमाम विकास कार्यों की समीक्षा भी ली। इसी के साथ कहा जा रहा है कि 2024 मिशन को लेकर योगी आदित्यनाथ वहां पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के साथ बताया जा रहा है 2024 मिशन को लेकर भाजपा पूरी तैयारियां कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक माने जाते हैं। इसी के साथ वो आज अयोध्या दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने तमाम तरह के विकास कार्यों की समीक्षा भी की और 2024 मिशन को लेकर वहां पर लोगों से मुलाकात की है। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। इसी के साथ उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ स्थल पर पहुंचकर वहां के कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ बताया जा रहा है कि 2024 मिशन को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताया जा रहा है कि 2024 मिशन के लिए भाजपा पूरी तैयारियों के साथ है। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने विकास कार्यों की कई समीक्षा भी की। इसी के साथ उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर जाकर वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा की है। लेकिन नंदिनी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मिशन उनके 3 और ये 2 मिशन पूरे हो चुके हैं। मिशन अगर बात करें 2022 का चुनाव बीजेपी 33 साल पुराने मिशन को तोड़कर यहाँ जीत कर आई है और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा यहाँ शपथ ली थी। उसके बाद से लगातार उनकी क्रियाशीलता है वो देखने ही बनती है। हमेशा हर मोर्चे पर आगे बढ़कर नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो उनको अलग तरह का नेता बनाती है और लगातार जिनके जिस तरह उनके फैन फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ खासे लोकप्रिय इस तरह हो रहे हैं। इसके अलावा बात करें दूसरा जो महत्वपूर्ण उनका जो वो था, टारगेट था, लक्ष्य था, वो था निकाय चुनाव। और निकाय चुनाव में जिस तरह से 17 मेयर का सीट जीत कर आए हैं, बड़ा इतिहास बनाया है, तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब जो आगामी लक्ष्य है वो 24 का आम चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उसके तहत प्रत्येक मुद्दे पर, चाहे वो प्रेस वार्ता के माध्यम से हो, चाहे तो चर्चा हो, टिफिन में चर्चा हो, जनसभा का अभियान हो, महाजनसभा का अभियान हो, मोटर की रैली हो, जनसभा हो, जिसके प्रत्येक राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रत्येक जिले में यहाँ पर प्रभारी मंत्री पदाधिकारी होगा, जनसभा का अभियान हो, तमाम माध्यमों से जनता के बीच लगातार संपर्क स्थापित कर रही है। तो मुख्यमंत्री भी इस कड़ी में पीछे नहीं है। वो भी लगातार कई जिलों में जाके जो एक बिगुल है वो फूंक रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने जो बेहतर काम किया है, खासतौर से अगर हम बात करें यहाँ पर अयोध्या के राम मंदिर की, जहाँ पर आज उनका दौरा है, उस दौरान भी उन्होंने यही बात कही कि राम मंदिर निर्माण हमारे एजेंडे में था, वो पूरा हुआ है। और उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर आगामी
जनवरी में राम मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन होना है, कहीं ना कहीं वो बात ही यहाँ बानगी बनेगी और निश्चित रूप से उसका लाभ भी आने वाले समय में बीजेपी को हम चुनाव में होगा। क्योंकि इस तरह से अगर हम देखते हैं, जब से अयोध्या यहाँ पर राम मंदिर निर्माण का यहाँ पर मत प्रदर्शन हुआ था, लगातार दीपदान महोत्सव बनाए जा रहे थे, दीप महोत्सव बनाए जा रहे थे, बड़े स्तर पर रामलीला हो रही थी। हम देख रहे हैं अयोध्या लगातार एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल में तब्दील होता चला जा रहा है और बड़ी संख्या में वहाँ पर्यटक भी आते हैं। तो निश्चित रूप से जो एक अयोध्या से शुरुआत करने का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि यहाँ पर अयोध्या से जो तमाम एक जो ऐतिहासिक पुण्य स्थल है उससे लोगों को जुड़ाव रहा है। बीजेपी ने अपने एजेंडे के तहत जो राम मंदिर निर्माण की बात की, वो भी यहाँ पर पूरा होने वाला है और जनवरी आगामी जी जनवरी गौरव, को आपको उद्घाटन भी किया थोड़ी जाएगा। देर के लिए तो रुकना यहाँ चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हैं। बता दें कि अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। अयोध्या में गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है। सीएम योगी ने कहा बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पहले लोग अयोध्या का नाम लेने से संकोच करते थे। तो अयोध्या दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी, सीएम योगी ने कहा हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं विरोचित गौरव श्रीवास्तव की तरफ। गौरव, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार जो है बिना भेदभाव के काम कर रही है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं साबित होती है कि तमाम तरह की योजना है भारत सरकार की, वो सबके लिए है। और जो बीजेपी की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी नीति का बीजेपी लगातार काम कर रही है। योजना है, चाहे राशन योजना की बात करें, जल घर की बात करें, चाहे आवास योजना की बात करें, चाहे स्वच्छता अभियान की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, तमाम तरह की योजना है जहाँ पर देश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें तो निश्चित रूप से नंदिनी यहाँ पर जो बेहतर कार्य है उसको बीजेपी बता भी रही है। और निश्चित रूप से जो 9 साल का कार्यकाल है, वो जो ऐतिहासिक कार्यकाल है जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, उनका कहना है कि देश इस समय 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है की। तो कहीं ना कहीं यहाँ मेहनत है और जिससे सरकार एक अलग तरह की नीति चल रही है उसका लाभ है। और निश्चित रूप से हम देख रहे हैं, जब मेरी बेगों के दौरान उन्होंने यही बात कही है कि पिछले 9 साल का कार्यकाल मंत्री के रूप में अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ हमेशा ही कहते आ रहे हैं कि 9 साल का कार्यकाल है, मोदी सरकार का ऐतिहासिक है। और अयोध्या की बात जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि त्रेता युग की बात है और त्रेता युग जैसे यहाँ पर अभी काम हो रहा है, हम लगातार व्यवस्था को करीब जहाँ काम कर रहे हैं, सभी वर्गों को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात कहें कि यहाँ पर विपक्ष हमला करता है, उसका हमला करने का आधार नहीं है। केवल विपक्ष यहाँ उन मुद्दों को लेकर भटकाना चाहता है, पर जनता जान चुकी है कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में हमने क्या किया है। वो यही संदेश अलग अलग माध्यम से देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने बात और कही अयोध्या में कि जो हमने किया है वो अब तक किसी ने किया है, वो आने वाले समय में भी तमाम ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। अयोध्या एक वैभवशाली और पौराणिक स्थल में तब्दील हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं और जो जुड़ाव है देश के लोगों का अयोध्या के साथ, वो निश्चित रूप से विचारणीय है। उसी के आधार पर हम आने वाले समय में भी विजय पताका लहराते नजर आएंगे। गौरव, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर कहा जाता है कि राम राज्य को लेकर चलती है, वहीं पर अयोध्या से उन्होंने बता दिया कि 2024 मिशन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पूरी तैयारियों और ताकत में लगे हुए हैं। बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर स्पष्ट कर दी, क्योंकि ये बात पहली बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम तरह के दौरे हो। जो बीजेपी का बात करें, सरगर्मी की बात करें, तो सरगर्मी पिछले 1 महीने चल रही है। चाहे जनसंपर्क अभियान की बात करें, चाहे टिफिन चर्चा की बात करें, चाहे चर्चा की बात करें, चाहे चौपाल की बात करें, चाहे जनसभाओं की बात करें, चाहे अलग अलग राज्यों में अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, लगातार बीजेपी के प्रभारी मंत्री या पदाधिकारी है वो जनता के बीच जा रहे हैं। जो उनका कार्यकाल है वो बताते नजर आ रहा है। उसी की कड़ी में मुख्यमंत्री भी यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल अयोध्या में जिस तरह से अयोध्या के एजेंडे को उन्होंने माना था कि राम मंदिर निर्माण उनका एजेंडे में शामिल था, तो कहीं ना कुछ एजेंडे को यहाँ पूर्ण होता दिख रहा है। तो वहां पर भी यहाँ पर ऐतिहासिक गूगल है और बता रहे हैं कि पिछले 9 साल के कार्यकाल पर ही क्या जनता की जा रही कार्यकाल के आधार पर बीजेपी यहाँ पर। जी गौरव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। एक में महंत राजू दास से उन्होंने आशीर्वाद लिया, वहीं संतों महासंतों से उन्होंने मुलाकात भी की है।
आगामी चुनाव को लेकर सपा की तीसरे दिन की आज बड़ी बैठक होगी, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सपा तैयारियों में लगी हुई है। जहां सपा ने सभी लोकसभा प्रभारियों को पार्टी दफ्तर बुलाया है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जहां गोरखपुर के नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इस दौरान तमाम वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी की लगातार आज तीसरे दिन की बैठक है, जिसमें गोरखपुर के कार्यकर्ताओं से वो आज बैठक करेंगे, जिसमें तमाम जानकारी भी लेंगे। तो समाजवादी पार्टी 2024 मिशन को लेकर बिल्कुल भी एक्टिव हो चुकी है। इसी के साथ आज समाजवादी पार्टी की तीसरी बैठक है, तो गोरखपुर के कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे और अखिलेश यादव उनसे तमाम जानकारियां लेंगे। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए सीएम योगी के शहर से अखिलेश यादव भेजने की कोशिश कर रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि बैठक में गोरखपुर के कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए नंदनी, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी सक्रियता दिखा रहा है। उसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार तीसरे दिन अपने सपा कार्यालय पर बैठक कर रहे हैं। आज गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और पिछले 3 दिन से लगातार बैठक चल रही है कि किस प्रकार से आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए। तमाम दिशा निर्देश जो है अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए हैं, चाहे वो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का हो या मतदाता सूची पर कार्यकर्ताओं के द्वारा ध्यान दिया जाए, इस पे बात हो। अगर बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग के कुछ रिटायर अधिकारी भी कल के बैठक में शामिल हुए थे और किस प्रकार से मतदाता सूची पर ध्यान रखा जाए। वोटर जो उनके वोटर्स हैं, कई बार सपा ऐसा आरोप लगाती आ रही है आम निकाय चुनाव से लेकर उपचुनाव में कि वोटर लिस्ट से सपा के जो वोटर्स हैं, जो कोर वोटर हैं, उनके नाम काटे गए हैं। तमाम ऐसे आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी लगाती रही है और सीआई के पास ज्ञापन लेकर भी गई थी। तो इस बार समाजवादी पार्टी किसी भी तरह की इस स्थिति का सामना नहीं करना चाहती और बड़ा चुनाव है, ये एक देशव्यापी चुनाव है। देश भर के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कुछ 80 लोकसभा सीटें हैं जो तय करती हैं दिल्ली का रास्ता, इन 80 सीटों से दिल्ली का रास्ता तय होता है। और जिस प्रकार से ये केंद्र बना, उत्तर प्रदेश केंद्र बना हुआ है और समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 80 की 80 सीट जो है इस उत्तर प्रदेश से वो जीत के जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने वाली है। वैसे में ताबड़तोड़ जो है बैठकें सपा कार्यालय पे चल रही है। आज तीसरा दिन है इस बैठक का और गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है अंदर इस बैठक में शामिल है। काजल निषाद से लेकर विजय यादव जो गोरखपुर ग्रामीण के विधायक प्रत्याशी रहे थे और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, विधायक भी थे और पिछले कुछ सालों से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में गोरखपुर मंडल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है और चर्चाएं हो रही है किस प्रकार से वहां जो है स्थिति को मजबूत किया जाए। हमने देखा कि पूर्वांचल के आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? जी बिल्कुल, चुनौती तो है ही। अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से निकाय चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से मेयर की सीट भाजपा के खाते में गई। पिछले लगभग 3 दशक से बात करें तो गोरखपुर के मेयर की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जा रही है। हम पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ की 10 सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद जो आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था वहां सपा की हार हुई थी। लेकिन अब जब से शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हुई है, लगातार सक्रियता समाजवादी पार्टी आम चुनाव को देखते हुए देखी जा रही है और नैमिषारण्य से लेकर देवी पाटन तक अब तक अगर बात करें तो कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगा रही है समाजवादी पार्टी। इसके बाद सपा हरदोई में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगा के जो है कार्यकर्ताओं को तमाम जरूरी दिशा निर्देश और आगामी चुनाव के लिए मंत्र फूंक रही है। ये शिविर पहले भी लगाए जाते थे जब मुलायम सिंह यादव के हाथों में कमान थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के पास गई, मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ और अगर बात करें तो पिछले 6-7 वर्षों से समाजवादी पार्टी बड़ी खबर आ रही है। आपको थोड़ी देर के लिए रुकना चाहूंगी मैं। ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। ब्रजभूषण शरण मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह मामले से पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई।
ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में बड़ी खबर, पॉक्सो केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलवानों ने धरना प्रदर्शन दिया था लगातार, इसके बाद ब्रजभूषण सुर्खियों में आए थे। ब्रजभूषण शरण मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। ब्रजभूषण पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल। पॉक्सो केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ चुके हैं। सागर, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। उन्होंने दिल्ली पुलिस ने वहां से हटा दिया क्योंकि जंतर मंतर में एक पहलवानों का एक मान के चलिए अड्डा बन गया था। उसके बाद से तमाम ऐसे कयास ये लगाए जा रहे थे कि ऐसी कुछ फैसले आ सकते हैं। तो आज जो है दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल कर दी। फिलहाल पॉक्सो के तहत जो मामले बताया जा रहे हैं वो ब्रजभूषण सिंह पर नहीं चलेंगे और कुल मिला के क्लोजर रिपोर्ट आज दाखिल कर दी गई। बहुत बड़ी खबर है। और एक तरफ वहीं पहलवानों का भी धरना लगातार जारी था कई दिनों से। अब ये भी सवाल संशय पैदा होता है कि क्या पहलवान दोबारा से नौकरी में लौटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़े मामले को लेकर, क्योंकि एक मान के चलिए देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। पहलवानों ने एक आरोप लगाया था, यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का आरोप लगाया था WSI के पूर्व अध्यक्ष। जी सागर, देखिए पहलवानों ने 15 जून का अल्टीमेटम दिया था सरकार को। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, 15 जून का अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को। तो आज जो 15 जून की बात है, तो आज पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और 1000 पन्नों की चार्जशीट बनाई गई थी। उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद अब देखने वाली बात है कि पहलवानों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है, पहलवानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है क्लोजर रिपोर्ट को लेकर। जी रणदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी की लगातार बैठकें चल रही है। मिशन 2024 को लेकर सपा जो है ताबड़तोड़ अपनी बैठक में लगी हुई है। वहीं आज गोरखपुर के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही है। हमारे साथ विवेक शाही जुड़े हुए थे, हम उनसे तमाम जानकारी ले रहे थे। इसी के साथ एक बार फिर से रुक करते हैं विवेक का। विवेक, देखिए समाजवादी पार्टी लगातार बैठकों में लगी हुई है। वहीं पर बताया जा रहा है कि गोरखपुर में भी प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। एक बार फिर से रुक करते हैं विवेक की तरफ। विवेक, देखिए समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें कर रही है। वहीं 2024 मिशन को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि गोरखपुर में भी प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी लगातार कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगा रही है और जिस तरीके से अगर देखा जाए कि देवी पाटन नैमिषारण्य के बाद हरदोई के बाद गोरखपुर में भी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगाने की बात की जा रही है। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर की अगर बात करें तो इसके पहले जब मुलायम सिंह यादव के हाथों में कमान थी तो कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगाते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे, उनके विचार जानते थे और क्या क्षेत्र की स्थिति भाप कर कार्यकर्ता आए हैं उनसे वो पूछा करते थे। उस हिसाब से मुलायम सिंह यादव अपने डिसीजन लेते थे। वो प्रक्रिया दोबारा जो है अखिलेश यादव ने शुरू की है और शिवपाल यादव के आने के बाद समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं मजबूत हुई है। हमने मैनपुरी उपचुनाव में भी देखा है और तमाम ऐसी जगहों पे हमने देखा है, चाहे खतौली का चुनाव हो, चाहे मैनपुरी का चुनाव हो। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार ये बैठकें कर रही है तो कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। एक तरफ जहां पूरे देश के विपक्षी नेताओं को एक मंच चलाने के लिए अखिलेश यादव, नीतीश कुमार लगे हुए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पुराना वर्चस्व लाने के लिए लगातार अखिलेश यादव बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज तीसरे दिन की लगातार बैठक है। गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ रणनीति तय होती है आज, वो बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की ताबड़तोड़ ये बैठकें चल रही है तो कोई बड़ी रणनीति की तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी कर रही है। और सपा के साथ रालोद उत्तर प्रदेश में गठबंधन में है और जिस तरीके से पश्चिम में रालोद ने अपना प्रभाव बढ़ाया है अगर बात की जाए, और जो जाटव यूथ है बात की जाए, जो पश्चिम के जो दलित यूथ हैं वो चंद्रशेखर जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और ये समाजवादी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट होगा, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए प्लस पॉइंट होगा, ताकि वो 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को घेर सके और जो 3 सीटों पे जो सिमटी हुई है समाजवादी पार्टी उसको और आगे बढ़ा के अधिक से अधिक सीटें लोकसभा चुनाव में जीत सके। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो बता दें कि 2024 के मिशन में लगातार समाजवादी पार्टी बैठक कर रही है। वहीं पर आज इस बैठक की तीसरा दिन है। वहीं पर आज आपको बता दें कि गोरखपुर के कार्यकर्ताओं से पूर्व सीएम अखिलेश यादव उनसे बातचीत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। भले ही मायावती को निकाय चुनाव में सफलता हाथ नहीं लगी हो, लेकिन वो ये गलती लोकसभा में नहीं दोहराना चाहती हैं। मायावती इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली हैं। मायावती ने पार्टी के कोऑर्डिनेटर पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि स्थानीय स्तर पर नए नेताओं को तैयार किया जाए जो किसी खास विशेष वर्ग में पकड़ रखते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी लोकसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अलग अलग राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के अलावा कोऑर्डिनेटर और पदाधिकारियों को कैडर को फिर से तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो 2024 मिशन को लेकर बसपा तैयारियों में जुट चुकी है। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विवेक की तरफ। विवेक, देखिए 2024 मिशन को लेकर भी जमीनी स्तर पर अब बसपा फिर से तैयारियों में जुटी पड़ी है। देखिए, अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी अंदरूनी बैठकें कर रही है। समीक्षा बैठक चल रही है। निकाय चुनाव से बाद से ही मायावती की लगातार समीक्षा बैठकें हुई हैं और जिस तरीके से मायावती के आवास पे भी बैठक हुई थी, जिसमें कुछ एक कार्यकर्ता और बात की जाए बड़े पदाधिकारी की बात की जाए, नेशनल कोऑर्डिनेटर की बात की जाए और एकमात्र विधायक जो बसपा का है वो इसमें सम्मिलित हुए थे। बसपा ने अब आम चुनाव को देखते हुए मिशन गांव चलो अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत बसपा 1 लाख गांव में पहुंचेगी और 1,70,000 बूथ पे जाके युवाओं से जुड़ेगी। हर बूथ से 10 यूथ को लेकर चलने की बात जो है बसपा सुप्रीमो कर रही है। यानी कि सूबे के 1,70,000 बूथ से युवाओं को टच करेगी। युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम किया जाएगा और जो विचारधारा, जो नीतियां बहुजन समाजवादी पार्टी की रही हैं, जो काशीराम की रही हैं, उससे जो है पार्टी के कोर वोटर्स को जोड़ा जाएगा, यूथ को जोड़ा जाएगा, महिलाओं को जोड़ा जाएगा। और जिस तरीके से अब बात की जाए 2012 और 17 के बाद से लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी का ग्राफ जो है वो उत्तर प्रदेश में गिरा है। वोट परसेंटेज लगातार गिरा है। वोट परसेंटेज अगर बात करें तो जिस प्रकार से 22% से लेकर उसके कोर वोटरों की अगर बात करें तो 22% से लेकर 12.7% तक वोट परसेंटेज आ पहुंचा। तो ये दिखाता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनका ग्राफ गिरता चला जा रहा है। तैयारी में जुटी हुई है जो किसी खास विशेष वर्ग में पकड़ रखते हो, जहां पर उनके क्षेत्र में उनका खास पकड़ हो, तो इसको लेकर देखिए तैयारी कर रही है बसपा। देखिए, अगर बात की जाए तो 2017 के बाद से जो बड़े नाम बहुजन समाजवादी पार्टी में थे वो बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाते रहते। ऐसे में अगर बात की जाए तो बसपा के पास सिर्फ एक बड़ा चेहरा है, वो भी सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। अब बसपा सुप्रीमो मायावती आम चुनाव को देखते हुए ऐसे नेताओं को अपनी टोली में शामिल करना चाहती है जिनका उनके क्षेत्र में अच्छा खासा जनाधार हो, जिनके पास अच्छा खासा वोट ट्रांसफर करने की क्षमता हो, शख्सियत हो। ऐसे नेताओं के संपर्क में बहुजन समाज पार्टी लगातार जा रही है। इसके अलावा युवाओं को भी अहम जिम्मेदारी आम चुनाव में सौंपी जाएगी, जिससे आम चुनाव को लेकर जो है बसपा अपनी सक्रियता दिखाने में जुटी हुई है। अगर बात की जाए तो अंदर ये बात चल रही है कि बसपा और कांग्रेस इस आम चुनाव में एक हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है कि कोर वोटर दलित रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी का, और इस बार दलितों पर फोकस सभी पार्टियां कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो। सभी दलित वोटरों पर अपना ध्यान केंद्रित किए रखे हैं और जिस प्रकार से बसपा को तोड़ते हुए पिछले कुछ समय में जो कोर वोटर्स हैं जो बसपा से छिटके हुए हैं, अलग अलग पार्टियों को उन्होंने वोट दिया है, बहुजन समाजवादी पार्टी चाहेगी कि सभी जो है एक तरफ आए और उनको वोट करें। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी है। अगर केंद्र की बात करें और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अलावा और भी जगह चुनाव होने वाले, विधानसभा का चुनाव होने हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने मायावती के भतीजे आकाश आनंद को वहां का प्रभारी नियुक्त किया है और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस और बसपा अंदर ही अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करते आए या फिर खुल के एक साथ मैदान में आ सकते हैं। इसके पहले कांग्रेस और रालोद के एक साथ आने की बात कही जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी रालोद ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में उनका गठबंधन बना रहेगा। अब जिस प्रकार से अगर बात करें, धन्यवाद आपका विवेक। तो बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब नेताओं की तलाश में लगी हुई हैं जो कि क्षेत्र में विशेष पकड़ रखते हो, एक खास वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ हो। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी भी जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है।
कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अभी से पूरी तैयारी में दिखाई दे रही है। कांग्रेस दलित वोटर्स को साधने के लिए अभियान चला रही है, जिसका मकसद होगा खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल करना, संगठन को मजबूत करना। कांग्रेस हर लोकसभा सीट पर अपना फोकस करेगी। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने का भी काम कांग्रेस करने वाली है। कांग्रेस मतदाताओं के बीच अपनी पैठ जमाने के लिए उनके बीच जाएगी, उनसे संवाद स्थापित करेगी। तो कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जमीनी स्तर पर से अपनी जनाधार को वापस लाने की कोशिश में कांग्रेस लगी पड़ी है। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों को अपनी तरफ लुभाने के लिए भी कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुकी है कांग्रेस। बिल्कुल नंदिनी, यहाँ जुटना पड़ेगा कि निकाय चुनाव में यहाँ पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उत्साह से लबरेज हो, यहाँ पर उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार देख रहे हैं कि केजरीवाल साहब की अध्यक्षता में लगातार तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है। और रणनीति की बात करें तो जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है, चर्चा ये लोग भी लगातार कर रहे हैं, सम्मान स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको बता दें तो प्रत्येक वार्ड में वार्ड अध्यक्ष यहाँ पर भी यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है, जिसके माध्यम से यहाँ पर नए वार्ड अध्यक्ष खोजे जा रहे हैं, उनकी नियुक्ति किया जाएगा। उसके माध्यम से यहाँ पर जनता को भी सम्मान स्थापित किया जाएगा। बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए, बूथ संगठन को मजबूत करने के लिए भी यहाँ पर पहल की जा रही है। और ये कहा जा रहा है प्रत्येक बूथ पर यहाँ पर जिम्मेदारी तय की जाए। जिस तरह से बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाती है, यहाँ पर बूथ प्रमुख बनाकर यहाँ पर नियुक्ति की जाए लोगों की और उनसे काम कराया जाए और कहा जाए कि जनता की सम्मान स्थापित करना है और अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी लेना है। तो जब प्रत्येक बूथ की जिम्मेदारी यहाँ पर तय हो जाएगी, बूथ अध्यक्ष यहाँ पर तय हो जाएगा, तो उसका लाभ मिलेगा। और फिलहाल कांग्रेस यहाँ पर इसी रणनीति से काम करती नजर आ रही है। ये कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक बार फिर से जनाधार वापस लाना है और लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में लगे रहना है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि दिल्ली का रास्ता देखिए उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। यहाँ पर कांग्रेस की चुनौती बढ़ी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है, अगर 17 चुनाव की बात करें तो महज 9% वोट यहाँ पर मिला था। अगर हम 22 चुनाव की बात करें तो महज 8.5% वोट यहाँ मिला था। और अगर बात करें कंपेरिजन की तो यहाँ पर केवल विधानसभा चुनाव 2022 में केवल 2 सीटें यहाँ पर जीत कर आया। कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चुनौती यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी को हराना है तो आपको मजबूत करना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी उस व्यवस्था के लिए जिसके तहत बीजेपी चुनाव लड़ती है। और यहाँ पर पूरी स्तर की बात करें, संगठन की बात करें, पदाधिकारियों की बात करें, यहाँ पर तमाम तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी। बीजेपी अपने चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी तमाम तरह का जनता संपर्क स्थापित कर रही है, संवाद स्थापित कर रही है। तो निश्चित रूप से इसी जो रणनीति पर कांग्रेस को बनाना पड़ेगा, अलग अलग माध्यम से यहाँ चर्चाएं करनी पड़ेगी, जनता संपर्क स्थापित करना पड़ेगा, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। फिलहाल इसकी जो प्रक्रिया है या इसकी रणनीति में लगातार नंदी बनती चली आ रही है। हम देख रहे हैं कि पहले भी जैसे कर्नाटक चुनाव में जो एजेंडा लेकर आए थे वो एजेंडा पूरा करती नजर आ रही है। इसके अलावा 5 प्रतिज्ञाओं के साथ प्रियंका गांधी ने भी हाल में ही मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूका है। उन्होंने यहाँ पर पेंशन पुराने स्कीम को बहाल करने को लेकर किसानों कर्जा माफी की बात करें, चाहे बिजली के बिल की हाफ करने की बात करें या बिजली के बिल माफ करने की बात करें, चाहे महिलाओं को यहाँ 1500 पेंशन की बात करें, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, तमाम तरह की यहाँ पर 5 संकल्प पत्र के साथ वहाँ पर मध्य प्रदेश बिगुल फूका है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्था के तहत यहाँ पर कुछ रणनीति और बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से आने वाले समय में स्पष्ट हो सकेगा किस तरह चीजें आगे बढ़नी है। और कहीं ना कहीं एक बार और आपके सामने स्पष्ट बता रहा हूँ कि बीजेपी की जो नीति है उसके हिसाब से कांग्रेस आला नीति काम कर रही है। कांग्रेस अभी कर्नाटक में जीत हासिल की है, उसके बाद से सभी उत्साह से लबरेज है। और यहाँ पर तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के यहाँ साबित हो सकते हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर 500 रुपये देने की बात हो या पुरानी पेंशन बहाली की बात हो या फिर महिला को 1500 रुपये देने की बात हो, तमाम तरह की जो बातें होती है, तमाम तरह की जो एजेंडा होता है वाला परिणाम डालता है। मैं तमाम इसके पहले भी देखा है, तमाम चुनाव रहे हैं उसमें एक मास्टर स्ट्रोक होता है और सरकार जाती वो बनती भी और बिगड़ भी जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस के लिए बेहतर पहले यहाँ पर यही है कि कर्नाटक चुनाव में बेहतर जो जीत हासिल की है उसके बाद से जो अलग तरह की पक्षता है उस पर काम करना जरूरी है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जो 5 प्रज्ञा प्रसाद प्रियंका गांधी ने वहाँ पर अपना बिगुल फूका है, तो 5 प्रतिज्ञाओं के साथ उत्तर प्रदेश में भी अलग तरह की व्यवस्था लेकर चलना है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी प्रियंका गांधी लड़की लड़ सकती हूँ नारे के साथ आई थी, महिलाओं को 4% टिकट भी दिया था, उसके बाद भी यहाँ पर केवल 2 ही सीट मिलकर मिली थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रणनीति चलनी पड़ेगी और हर राज्य की अपनी नीति है, हर रणनीति होती है। और निश्चित रूप से क्योंकि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, जो उत्तर प्रदेश के लिए कुछ अलग व्यवस्था कांग्रेस को आगे आना होगा।
तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। तो बता दें कि कांग्रेस भी सभी पार्टियों की तरह 2024 के मिशन में लगी हुई है, तमाम तरह की जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं लोगों से जाकर वहां पर उनसे बातचीत करेंगे, बूथ स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम ने छात्रों के लिए नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक कोई भी छात्र दारुल उलूम में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान इंग्लिश या किसी दूसरी भाषा का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकेगा। स्पष्ट कहा गया है कि आदेश न मानने वाले छात्र के विरुद्ध सीधे निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। दारुल उलूम के शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन हरिद्वारी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि दारुल उलूम में तालीम हासिल करने के दौरान छात्रों को इंग्लिश आदि सीखने की इजाजत नहीं होगी। तो बता दें कि दारुल उलूम में शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए नया फरमान जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को निष्कासित कर दिया जाएगा, सिर्फ उर्दू और अरबी पढ़ाई जाएगी। तो दारुल उलूम का नया फरमान जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी। अब सिर्फ अरबी और उर्दू पढ़ने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही जो इस फरमान को छात्र नहीं मानेंगे उन छात्रों को वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे सहारनपुर से हमारे संवाददाता गौरव सक्सेना के साथ जुड़ेंगे। बता दें कि देखिए गौरव, दारुल उलूम में शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए नया फरमान जारी कर दिया गया है। उनका एक तुगलकी फरमान है। जैसे यूपी सरकार की मंशा है कि सभी छात्रों को सभी विषयों का ज्ञान दिलाया जा सके, और इस तरीके से दारुल उलूम अनेक फतवे जारी कर कई बार सरकार की मंशा को पलीता लगाने का काम करता है। और देखा जाए कि दारुल उलूम में इस तरह से दीन तालीम की शिक्षा ग्रहण कराकर वहां के छात्रों को आतंकवादी बनाने का प्रयास किया जाता है, और कहीं आतंकवादी गिरोह के तार भी इस दारुल उलूम से जुड़े रहते हैं। जी, इस पूरे मामले को लेकर देखिए छात्राओं का क्या कुछ बयान सामने आया है, क्या कुछ छात्राओं ने कहा है इस फरमान पर? देखिए इस पे अभी कोई बयान अभी छात्रों का जारी नहीं किया गया है, और इस तरीके से हर बार दारुल उलूम से अनेक फतवे जारी किए जाते हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा से लेकर हो या फिर किसी भी धर्म विषय पर। इस्लामिक स्कॉलर हर बार अपनी इस तरह की मंशा को लेकर सरकार के नीतियों को पलीता लगाते हैं, और कई ऐसे कार्य करते हैं जिससे दीन तालीम की बात करके युवाओं के भविष्य को आतंकवादी संगठनों से जोड़ा जा सके। जी गौरव, देखिए ये भी फरमान जारी किया गया है कि जो छात्र ये बात नहीं मानेंगे, जो फरमान नहीं मानेंगे, उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। देखिए दारुल उलूम जिन द्वारा जारी किया गया जो फतवा है ये एक मनमानी है, और जहां तक देखा जाए कि उनका कहना ये है कि उनके यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो केवल अरबी और दीनी और तालीम की हो, केवल, और किसी भी विषयों का ज्ञान न दिया। जबकि योगी सरकार की मंशा यह है कि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त किया सके, ताकि वो एक अच्छा भविष्य बना सके। और इस तरीके से चलता आ रहा है मामला, तो लगता नहीं कि आने वाला कल देश का अच्छा बन पाएगा। जी, इस पूरे मामले को लेकर देखिए सहारनपुर में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? मौजूद है सामाजिक रक्षा सेंटर से महिला, जिन्होंने बताएंगे कि किस तरीके से जो ये प्रकरण क्या है, पूरा क्या है, इस पूरा मामला। जी बताएं। ये जो कल दारुल उलूम ने फतवा जारी किया है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दीन एजुकेशन के साथ साथ यदि कोई छात्र डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे इस पढ़ाई से करने के लिए रोका नहीं जा सकता। तो देखिए ये हमारे साथ सामाजिक धर्म रक्षिता की सचिव मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये इस्लामिक स्कॉलर अपनी मनमानी के लिए फतवा जारी कर देते हैं और देश के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का कार्य करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। तो बता दें कि दारुल उलूम की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ दारुल उलूम में है जो उर्दू और अरबी ही पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी।
महातूफान जिसकी दस्तक ने पूरे भारत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस महातूफान को लेकर कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है। नेवी, एयरफोर्स, सेना, एनडीआरएफ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। 74,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो विपर्जॉय को लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। इस तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। तमाम तरह की गुजरात में देखिए आज तटीय इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कई और राज्यों में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं विपर्जॉय को लेकर। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे ब्यूरो चीफ गौरव जुड़ेंगे। गौरव, विपर्जॉय को लेकर कई राज्यों में तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए नंदिनी, यहाँ पर विपर्जॉय तूफान को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि इसकी स्पीड ज्यादा है, गति ज्यादा है, कहीं यहाँ नुकसान देखा जाता है। और यहाँ पर विपर्जॉय के लिए बात कही जा रही है कि बताई जा रही थी वो तटीय हवाओं के कारण यहाँ पर कुछ यहाँ पर बड़ा संकेत तो नहीं मिलता, पर क्योंकि यहाँ पर आपदा है और अगर हर साल यहाँ पर हमारे देश में तूफान आता है उसके बाद से जनहानि भी होती है और इसके अलावा जो आर्थिक नुकसान वो भी होता है। तो यहाँ पर तैयारी पूरी होनी बहुत जरूरी है। और खासतौर से कच्छ की बात करें, सौराष्ट्र की बात करें, भुज की बात करें, गुजरात के तटीय क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर तैयारी पूरी की गई है। वहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को उतार दिया गया। इसके अलावा 14,000 से ज्यादा लोग जो तटीय इलाकों में रहते हैं उनको अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तैयारी पूरी करना देखा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर एक बैठक कल अमित शाह गृह मंत्री उन्होंने यहाँ पर एक बैठक की। तो बैठक के माध्यम से तैयारी को जायजा लिया था। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग है जनहानि कम से कम हो, आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है। जब कोई तूफान आता है तटीय इलाकों से टकराता है तो उसका नुकसान यहाँ पर होता है। इससे पहले तमाम तूफान हमने देखे जो जिसमें आए उसका नुकसान भी हुआ है। चाहे 1970 के भोला की बात करें और चाहे यहाँ पर अभी हाल में ही जिस तरह से 1999 में तूफान आया था ओडिशा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर तूफान को लेकर देखते हुए यहाँ पर तैयारियां पूरी होनी चाहिए। एक 1970 का दौर अलग था, 1999 का दौर है। हम तकनीकी से मजबूत है और हम बात करें संसाधनों की तो तमाम संसाधन भी इस तरह भारत के पास है। इसको लेकर लगातार तैयारी पूरी की गई। चाहे एसडीआरएफ की बात करें, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, चाहे क्षेत्रीय आपदा दलों की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, सभी को ताकीद कर दिया गया। प्रधानमंत्री स्वयं इसको और कल गृह मंत्री अमित शाह ने लेकर इसको बैठक करने का यहाँ पर तैयारी की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि विपर्जॉय की जो गति बताई जा रही थी कि 135 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आ रहा है। और फिलहाल ये जानकारी मिली है कि जो गति है वो 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर कम भी हुई है। और ये भी अनुमान बताया जा रहा था कि 14 या 15 तारीख को टकरा सकता है। और अभी तक स्थिति जो है कि टकराने को संकेत नहीं मिले हैं। और क्योंकि यहाँ पर तैयारी पूरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तैयारी पूरी नहीं करेंगे तो उसका लाभ नुकसान हमको जनहानि के रूप में या आर्थिक नुकसान के रूप में मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारी बहुत जरूरी है। और फिलहाल यहाँ पर तैयारी पूरी है। अब आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि तटीय इलाकों की हवा के चलते विपर्जॉय की गति बढ़ती है या कम होती है। फिलहाल जो गति है अगर वो बढ़ती है तो आने वाले समय में उसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अगर हवा पर यहाँ पर विपर्जॉय की तरफ रहेगा तो बड़ी गति के साथ अगर टकराएगा तो निश्चित रूप से नुकसान हमको हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। आज के लिए शहर शहर खबर खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।